अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। आपका क्विज है आज का। अगला आधा पौना घंटा आप इन्वेस्ट करेंगे क्लास में। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज में, कॉम्प्रिहेंशन के, क्लोज सेस के, वन वर्ड के, ग्रामर के और वोकैब के। इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन करवाऊंगा। पहले सीखो और फिर मन से 5 में से 5 मार्क्स को स्कोर करो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका एक। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, SSC का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कह रहा टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। देखिए ट्रेड विंड्स होती है ट्रेड की हवा, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ना। और टर्न टू का मतलब होता है मुड़ना, किसी की तरफ देखना। कह रहा है फिर से देखा जा रहा है बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ, ऐसे एक इन्वायरमेंट की तरफ जहाँ पे इंडिया बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। आगे समझ में, ट्रेड विंड्स यानी बिजनेस की हवा, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बिजनेस होता है। चलिए अब ये ट्रेड विंड्स तो मैंने आपको बता दिया, कोई बड़ा वर्ड नहीं है ये, वोकैबलरी अपने आप में। लेकिन हेड विंड्स और टेल विंड्स ये दो अच्छे वोकैबलरी वर्ड्स हैं। हेड विंड्स और टेल विंड्स। सब लोग कोशिश करेंगे दोनों वर्ड्स का मीनिंग निकालने को। कई बार हम कर चुके हैं। चलो एक बार कोशिश जरूर किया करो, है ना, याद आना चाहिए आपको। हेड विंड्स बना है, देखिए प्लेन होता है ना जब उड़ रहा होता है तो उसके हेड यानी कि उसके सर पे जो विंड्स पड़ती हैं वो ऐसी विंड्स होती हैं जो प्लेन को आगे जाने से रोकती हैं, उसकी रफ्तार को लिमिट करती हैं। तो आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके रास्ते की रोड़ा बने, है ना, आपकी रफ्तार को कम करे, वो कहलाएगी हेड विंड्स। या इन अदर वर्ड्स बोल सकता हूँ मैं चैलेंजेस। चैलेंजेस, कोई भी चैलेंज हो, चुनौती हो, वो आपके लिए हेड विंड का काम करती है। जैसे प्लेन के लिए, उड़ते हुए एक प्लेन के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए हेड पे पड़ने वाली विंड्स होती हैं। अब इसका बिल्कुल उल्टा है टेल विंड्स। अगर प्लेन की टेल में यानी पूंछ में विंड्स आ रही हैं तो वो प्लेन को आगे जाने में मदद कर रही हैं। तो टेल विंड्स होती हैं फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल फैक्टर्स, ठीक है, या एडवांटेजेस। अगर कोई अच्छी एडवांटेज मिली हुई आपको तो वो आपकी टेल विंड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों वर्ड्स को याद रखें। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट इट्स ट्रेड टाइज विद अदर्स, वन अकॉर्ड एट अ टाइम। कह रहा है इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है इंडिया के पास। और किस चीज़ का भाई? रीसेट करने का, बहाल करने का, नई शुरुआत करने का। और किसको? इसके ट्रेड के टाइज को दूसरों के साथ। अच्छा कैसे? एक एक करके, वन अकॉर्ड एट अ टाइम। अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट एक एक करके। तो इंडिया ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को ख़राब किया है दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड को लेकर के। अपन ने अपनी इकोनॉमी को जो है बंद रखा है, लेकिन कोविड के बाद हमें लगता है कि इकोनॉमी को खोलना चाहिए और ज़्यादा। तो मौका आ गया है, अपने रिश्तों को रीसेट करें, नई शुरुआत करें, एक एक करके, एक एक अकॉर्ड को हाथ में लेकर के। इंडिया की वर्ब है हैज़, रीसेट करना, नई शुरुआत करना। अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, कॉम्पैक्ट, है ना, किसी के साथ संधि, एग्रीमेंट कहलाता है जो है अकॉर्ड। कॉम्पैक्ट इसका एक सिनोनिम है और कॉम्पैक्ट की छोटी फॉर्म है पैक्ट, ठीक है। पैक्ट का मतलब भी यही होता है किसी के साथ अकॉर्ड या अग्रीमेंट। याद रखना कॉम्पैक्ट और पैक्ट नाम के वर्ड्स को। चलिए अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए हमारी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट पर मिलेंगे। फिर बता रहा हूँ, ये 700-800 वर्ड्स चुने हुए वर्ड्स हैं, चुनिंदा वर्ड्स हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, रिवीजन कर रहे हो आप। मोर देन इनफ है अगर आप ठीक से क्लासेस में रेगुलर रहते हैं।
है ना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको ये वोकैब शीट मिल जाएगी, टेलीग्राम में जाके सर्च करो। आज के वर्ड्स हमारे पास टैसी टर्न पहले कर चुके हैं, रिबाउंड, लेवरेज, फिलिप और प्रॉन, ये 4-5 वर्ड्स अपने आज करने वाले हैं। देखिए टैसी टर्न क्या होता है भाई, ये वर्ड बना है टैसिट से। टैसिट का मतलब होता है चुपचाप, और टैसी टर्न का मतलब होता है ऐसा आदमी जो चुपचाप रहता है। आया समझ में? टैसिट मतलब चुपचाप, चुप्पी वाला, और टैसी टर्न मतलब चुप्पी रखने वाला इंसान, साइलेंट पर्सन, अ पर्सन डिसइंक्लाइंड टू टॉक। द फैक्ट्री मैनेजर वॉज अ टैसीटर्न लेडी हु स्पोक वेरी लिटिल। फैक्ट्री की जो मैनेजर थी वो एक टैसीटर्न लेडी थी, चुपचाप रहने वाली औरत थी जो बहुत ही कम बोला करती थी। अब देखो टैसीटर्न यानी चुपचाप रहने वाले इंसान के लिए सिनोनिम है हमारे पास रेटिसेंट, रिजर्व्ड और रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये टैसीटर्न जिस रूट से बना है, टैसिट से, जिस एडजेक्टिव से, चुप्पी एडजेक्टिव से, इस टैसिट को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। इसी से टैसीटर्न, इसी से रेटिसेंट। रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब होता है जंप बैक करना। देखिए बाउंड का मतलब होता है कूदना, जंप करना, रिबाउंड मतलब फिर से। तो अगर आप गिर के फिर से जंप बैक कर रहे हो तो आप रिबाउंड कर रहे हो। द शेयर मार्केट रिबाउंडेड 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश। शेयर मार्केट ने जंप बैक किया क्रैश के 2 वीक्स के बाद, बाउंस बैक किया। चलिए लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ हो ना, जो आपकी टेल विंड्स हो, वो आपकी लेवरेज कहलाती है, ऐसा समझ लो लेवरेज। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, पैसा देते हैं सियासी लेवरेज को लेने के लिए, राजनीतिक एडवांटेज को या इन्फ्लुएंस को लेने के लिए, लेवरेज। फिलिप, फिलिप का मतलब होता है इंकरेजमेंट या बूस्ट। इसको शॉट इन द आर्म नाम की इडियम से भी बता सकते हो। अ कट इन फ्यूल प्राइसेस मे गिव फिलिप टू द कंज्यूमर्स फेसिंग हाई इन्फ्लेशन। फ्यूल प्राइसेस में जो कट है वो थोड़ी राहत, थोड़ा इंकरेजमेंट दे सकता है कंज्यूमर्स को जो हाई इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं। अब तो फ्यूल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज सुबह न्यूज़ हमने देखी है, रशिया का इन्वेजन जो हो गया यूक्रेन का, है ना। चलो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। प्रोन लास्ट वर्ड है, एक एडजेक्टिव है। प्रोन का मतलब होता है डिफेंसलेस, किसी चीज़ के सामने मजबूर। द पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन या डिफेंसलेस या मजबूर टू बीइंग इन्वॉल्व इन क्राइम्स। पुअर और इलिटरेट लोग जो होते हैं वो प्रोन होते हैं, डिफेंसलेस होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं क्राइम्स के सामने इन्वॉल्व होने में। जब इंसान को पता ही ना हो कि क्राइम और बिना क्राइम दोनों में फ़र्क क्या है ना, कैसी ज़िंदगी अच्छी होती है जीने की, तो इस तरह का इंसान जो है लिटरेट पर्सन या पुअर पर्सन क्राइम की ज़िंदगी में इजीली इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो प्रोन का सिनोनिम है ससेप्टेबल, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं, रिवीजन इसका चालू रखो। आ जाओ आर्टिकल पे। अच्छा, आज शाम को 9:30 बजे एक लाइव सेशन करने वाले हैं खबरी ऐप पे। थोड़ी बात कर लेंगे, थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेंगे, है ना, हालचाल पूछ लेंगे एक दूसरे के। ज़रूर से लाइव में ज्वाइन करना 9:30 PM। खबरी ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर रख रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए समरी दे दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अभी तक इंडिया बचता आया है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का हमारे पास मौका था, लेकिन इंडिया ने उनको कैरी आउट नहीं किया। पैंडेमिक से बिल्कुल पहले यूएई के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है करते करते इंडिया ने पुल बैक भी किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? दूसरी कंट्री के साथ में बिना टैक्स के व्यापार करना। व्यापार तो बढ़ जाता है लेकिन टैक्स कम हो जाता है। अब हुआ क्या, पैंडेमिक के बाद में इंडिया ने अपने रवैये में थोड़ा बदलाव किया है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पहले इंडिया करने से बच रहा था, अब एक एक करके उन सभी को अंजाम दे रहा है। यूएई वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुका है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है इंडिया बिल्कुल सही रास्ते पे है और एक बहुत अच्छा मौका इंडिया के पास अपने रुख में, अपने रवैये में बदलाव का, अपने रिश्तों को फिर से नई शुरुआत दे, बिजनेस टाइज को और सारे एग्रीमेंट्स को कैरी आउट करे। बस यही इसी चीज़ के ऊपर एक सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, इंडिया को बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या जो है प्रमोट कैसे करना चाहिए। शुरू कर लें आर्टिकल को। चलो, कह रहा है लिटिल ओवर 2 years after it turned its back at the last minute on a major multilateral trade agreement it had spent years negotiating. India last week announced the signing of a comprehensive economic partnership agreement with the United Arab Emirates. सबसे पहले बता रहा है कौन सी भूल को इंडिया ने सुधारा है। कह रहा है बिल्कुल 2 साल से थोड़ा सा और ज़्यादा, a little over 2 years, मतलब 2 साल से थोड़ा सा और ज़्यादा। कह रहे इस इतने वक्त के बाद में, आफ्टर, हुआ क्या, जब इंडिया ने अपनी टर्न किया था अपनी बैक को, मतलब 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा उस वक्त की बात कर रहा है जब इंडिया ने अपनी पीठ दिखाई थी, टर्न बैक किया था
एक लास्ट मिनट पे, बिल्कुल आखिरी मौके पे, एक मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के सामने, एक बहुत ही बड़े बहुआयामी, मल्टीलेटरल मतलब जिसमें कई पार्टियां होती हैं, ट्रेड एग्रीमेंट के सामने। कह रहा है ये वो ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको इंडिया ने स्पेंड किया था जो है कई साल, कई ईयर्स निगोशिएट करने में, जिस ट्रेड एग्रीमेंट को फॉर्म करने में। निगोशिएट करना मतलब बातचीत करना, सामने वाले को मनाना, अपनी टर्म्स को रखना। तो ऐसा एक ट्रेड एग्रीमेंट जिस पे सालों इंडिया ने लगाए थे, ऐसे एक ट्रेड एग्रीमेंट से बिल्कुल लास्ट मिनट पे अपनी पीठ दिखाने के, कह रहे 2 साल के बाद हुआ क्या? इंडिया ने क्या किया है, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते अनाउंस कर दिया है साइनिंग को, और किसको, एक CEPA को, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और किसके साथ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, UAE के साथ। तो अभी चल रहा है 2022, बात हो रही है 2020 की। 2020 में इंडिया ने बहुत ही सालों की मेहनत के बाद में UAE को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करने से, मतलब दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को तैयार किया, लेकिन लास्ट मिनट पे उस एग्रीमेंट की टर्म्स पसंद ना आने की वजह से इंडिया ने अपनी बैक को टर्न कर दिया। इंडिया ने बोला कि हम तो नहीं करेंगे। तो अब हुआ क्या, 2 साल के बाद लौट के बुद्धू घर को आए। इंडिया ने क्या किया, फिर से पिछले वीक एक नया अनाउंसमेंट किया है कि हमने वैसा वाला एग्रीमेंट फिर से कर लिया है UAE के साथ में, जो 2 साल पहले हमने नहीं करना था। आ गया समझ में? भूल को सुधारा है। थोड़े से आपको ट्विस्टेड मिलेंगे सेंटेंस, है ना, लंबे मिलेंगे, लेकिन आसान है। इट की वर्ब है टर्न्ड, इट की वर्ब है हैड स्पेंट, इट आया इंडिया के लिए दोनों ही जगह, और इंडिया की वर्ब है अनाउंस्ड। चलिए अब आपसे एक सवाल है, मेरे को पहले ये बता दो, यहाँ पे द क्यों लगा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पहले, पहली चीज़। और दूसरा, हैड स्पेंट ईयर्स निगोशिएटिंग, ये निगोशिएटिंग यहाँ पे किस फॉर्म का वर्ड है, क्या ज़रूरत है इसकी? पहले खुद से पूछना है, फिर कॉन्सेप्ट सीखना है, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो अपने बाद या तो नाउन लेंगी या वर्ब लेंगी। इनमें आपको ये वाली वर्ब भी मिलेगी, स्पेंड टाइम, स्पेंड डेज, स्पेंड ईयर्स, स्पेंड मंथ्स। आगे समझ में? टाइम का कोई भी यूनिट हो, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम के बाद में या तो नाउन या वर्ब के ING फॉर्म को यूज़ करें। ये सारी वर्ब्स वही हैं, एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, डिनाई, है ना। इनमें कंसीडर भी ऐड कर लेना, लिखा नहीं है मैंने। कंसीडर ये सेकंड कैटेगरी वर्ब है, ऐसी कैटेगरी वर्ब जिनके बाद में या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव। आई हैव बिन स्पेंडिंग माई टाइम टू राइट दिस बुक, मैं स्पेंड कर रहा हूँ मेरे वक्त को इस बुक को राइट करते हुए। गलत बात है, ये टू राइट यहाँ पे गलत बात है। स्पेंड माई टाइम, तो यहाँ पे लिखो टू को निकाल के राइटिंग दिस बुक। ये वर्ब्स यही तो कहती है हमारे पास, या तो नाउन लगा दो और या फिर वर्ब के ING फॉर्म लगा दो। नाउन तो है नहीं तो वर्ब के ING फॉर्म लगा दी। वाइज इन्वेस्टर्स नेवर रिस्क टू लूज ऑल देयर कैपिटल, समझदार इन्वेस्टर्स जो होते हैं, निवेशक होते हैं, वो कभी भी रिस्क नहीं करते हैं कि सारी कैपिटल को लूज करें, सारी पूंजी को हार जाएं। अब यहाँ पे लूज नहीं, यहाँ पे आपको लगाना चाहिए लूजिंग, ठीक है। वो कभी भी अपनी कैपिटल को गंवाने का रिस्क नहीं उठाते, नेवर रिस्क लूजिंग ऑल देयर कैपिटल। चलिए आगे बढ़े। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वर्ब्स का स्क्रीनशॉट ले लो, यही वर्ब्स हैं, बार बार इन्हीं पे क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। द क्यों लगाया गया है, बड़ा आसान है। कभी भी जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे द मत लगाओ। किसी भी कंट्री के नाम के आगे, सिटी के नाम के आगे, गांव, गली, मोहल्ला, कॉन्टिनेंट, स्टेट, कभी भी द नहीं लगाएंगे। कभी द दिल्ली मत लिखना, कभी द राजस्थान, द तमिलनाडु मत लिखना। अब देखो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, ऐसी कंट्रीज या ऐसे नेशंस हो या देश भी हो, चाहे कंट्री हो, चाहे स्टेट हो, है ना, चाहे सिटी हो, ऐसी जगहों के नाम जिनमें कुछ प्लूरलिटी आ रही हो, या तो उनमें यूनाइटेड नाम का वर्ड आ रहा हो या उनके पीछे एस आ रहा हो, प्लूरल होने की फीलिंग आ रही हो, ऐसी कंट्रीज, ऐसे नेशंस या स्टेट्स के नाम के आगे हमेशा द लगाएं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सुन के लग रहा है ना यूनाइटेड है, बहुत सारे हैं, प्लूरलिटी की फीलिंग आ रही है, कई सारे अरब एमिरेट्स हैं, उनका यूनाइटेड फॉर्म है ये, आ रहा है समझ में। तो यूनाइटेड वर्ड को देखते ही आप इसके आगे द लगाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लगाएंगे, है ना। फिलीपींस पीछे ऐसा रहा है, द लगाएंगे। नेदरलैंड्स, मालदीव्स, बहामास पीछे ऐसा रहा है ना, तो द लगाएंगे। तो ये तो हो गया एक्सेप्शन नंबर 1, द कब लगेगा। और दूसरा एक्सेप्शन, अगर कोई जोग्राफिकल लोकेशन सच में हो ही ना, इमेजिनरी हो, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सोच रखी हो, उसके आगे जरूर द लगाना है। समझ में आया। ग्रीनविच लाइन, कहाँ है ग्रीनविच लाइन, हमने सोच रखी है नहीं कहीं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कोई जगह का नाम नहीं है, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सोच रखा है कि इस एरिया को नॉर्थ पोल बोल दो, है ना। इक्वेटर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न, तो ये सारे के सारे इमेजिनरी लोकेशंस हैं, वास्तव में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसी लोकेशंस को हम द लगा के बताते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द यूरोप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है मिडल के, यूरोप के मिडल से। यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है, द मत लगाओ, द को निकाल दो, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लोकेशन है, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखें। ये प्रॉपर नाउन है, इसको अपने कैपिटलाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ो, यूएई हैज साइंड अ ट्रेड पैक्ट विद द इंडिया। यूएई ने ट्रेड पैक्ट को साइन किया इंडिया के साथ, तो इंडिया के आगे द निकाल दो, द निकाल दो, लेकिन यूएई इसके आगे तो द आता है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए बढ़े आगे। कह रहा द फ्री ट्रेड पैक्ट इज अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट दैट India needs to strengthen its trade ties with existing partners by lowering tariff walls and obtaining more favorable access for its exports in order to boost trade and economic output। कह रहा जो FTP है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कह रहा ये जो है ना, ये अपने आप में एक गुपचुप एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट मतलब किसी चीज़ का एहसास। आप किसी चीज़ को मान लेते हो ना, तो आप उसको एक्नॉलेज कर देते हो, तो ये गुपचुप तरीके से मान लेने का काम है। टैसिट मतलब चुपचाप तरीके से, गला फाड़ के नहीं, जो है ढोल बजा के नहीं, बस साइलेंट तरीके से आपने मान लिया, टैसिट। अब क्या मान लिया भाई इंडिया ने, दैट वो ये कि हमें ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की, मजबूत बनाने की हमारे ट्रेड टाइज को, हमारे व्यापारिक रिश्तों को। और किसके साथ? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ में, वो कंट्रीज जो एग्जिस्ट करती हैं एज अ पार्टनर हमारे लिए बिजनेस की दुनिया में। और कैसे? लोअर करके टैरिफ की वॉल्स को, टैरिफ मतलब टैक्स, वॉल मतलब दीवार, तो नीचे करके टैक्स की दीवारों को, और ऑब्टेन करके, ले करके और ज़्यादा अच्छा एक्सेस, पहुंच हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। इट्स सारा इंडिया के लिए, इंडिया मतलब हम, है ना, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। अच्छा, ये सब क्यों करना है भाई? टैरिफ कम क्यों करना है, स्ट्रेंथन क्यों करना है ट्रेड टाइज को? इस काम किस मकसद के साथ? इन ऑर्डर टू, इस मकसद के साथ, और मकसद है बूस्ट करने का ट्रेड और इकोनॉमिक आउटपुट को। आ गया समझ में? तो ये पैक्ट करके जिससे हमने मुंह मोड़ा था ना, 2 साल बाद हमने यही बताया इस पैक्ट को करके चुपचाप तरीके से कि हम मान गए हैं इंडिया को अपना टैक्स कम करना चाहिए, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अच्छा एक्सेस लेना चाहिए अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाना चाहिए और ट्रेड टाइज को स्ट्रेंथन करना ही चाहिए। पैक्ट की वर्ब है इज, पैक्ट है, अग्रीमेंट है, कॉम्पैक्ट है ना, ये सब के सब एक दूसरे के सिनोनिम है। इंडिया की वर्ब है नीड्स। टैसिट मतलब चुपचाप, रेटिसेंट, अंडरस्टूड, इम्प्लाइड, जो समझ में आ रहा हो बिना बोले ही, वो होता है टैसिट। स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है इस मकसद से। याद रखें, टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिड टू, सो एज टू और विद अ व्यू टू, सब के सब मकसद को बताते हैं। यहाँ इन ऑर्डर टू की जगह पे सो एज टू भी आ सकता था, इन अ बिड टू भी आ सकता था। फर्क सिर्फ इतना है, आप यहाँ पे बूस्ट देख रहे हो ना, वर्ब की बेस फॉर्म, ये इन चारों के आगे लगती है, लेकिन विद द व्यू टू के बाद में नहीं लगती, यहाँ पे लगती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर विद अ व्यू टू लिखते तो यहाँ पे बूस्टिंग ऐसा आपको लिखना पड़ता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, चलो। कह रहा विद द कोविड-19 पैंडेमिक हैविंग थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ द पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज ऑफ एन इंक्रीजिंगली interconnected world, a reflexive urge to turn inward was evident in the last 2 years as nations imposed tight travel and anti-restrictions in a bid to protect their populations। अब कह रहा है इंडिया को ऐसा लगा क्यों अचानक से, ये अचानक से जो है हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है ना। कह रहे के साथ ही, विद किसके साथ भाई? कोविड-19 पैंडेमिक के। अच्छा, क्या कर देने के साथ ही? इसके थ्रो कर देने के साथ ही शार्प रिलीफ में पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ को। देखिए, थ्रो समथिंग इनटू रिलीफ या शार्प रिलीफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस में लाना, किसी चीज़ को सबके सामने नोटिसेबल बनाना। कह रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के सब लोगों के फोकस में ला देने के साथ ही। अच्छा, किस चीज़ को भाई? किसको नोटिस में लाए? पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ को, लोगों की हेल्थ और आर्थिक डिफेंसलेसनेस को। वल्नरेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी है ना, हमारी कमजोरियाँ। और ये किसकी हैं भाई कमजोरियाँ? एक लगातार तौर पे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की, ऐसी एक दुनिया की जो हर रोज़ जो है इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, इंटरकनेक्शन को बढ़ावा मिलता जा रहा है। कह रहा है ऐसी एक दुनिया की कमजोरियों को सबके सामने उजागर करने के बाद ही कोविड-19 के द्वारा हुआ क्या? एक रिफ्लेक्सिव अर्ज जो है ना, रिफ्लेक्सिव मतलब नेचुरल, और अर्ज का मतलब होता है क्रेविंग, इच्छा। एक नेचुरल डिजायर सा है ना, और किसका? टर्न करने का, इनवर्ड, अंदर ही टर्न करने का। कह रहा है वो एविडेंट था, वो जाहिर था, और कहाँ पे? पिछले 2 सालों में, लास्ट 2 ईयर्स में।
अच्छा कैसे? कह रहे जैसे ही नेशंस ने लगा दिया टाइट ट्रैवल और एंटी रिस्ट्रिक्शन को, और क्यों? इस मकसद के साथ इन अ बिड टू, वो है प्रोटेक्ट करना अपनी पॉपुलेशंस को। तो भाई सारी दुनिया मिली हुई थी इसी चीज़ से, इसी बात की वजह से कोविड तेज़ी से फैला भी। तो जैसे ही कोविड फैला तो हमें पता लगा हमारी कमजोरी क्या है, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमारे अंदर एक नेचुरल अर्ज आ गई कि अपनी कंट्री को बंद कर लो, दूसरे से बात ही मत करो, कोई व्यापार ही मत करो, जिससे कोविड जो है रुक जाए। तो कह रहा ऐसा हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर। आ गया समझ में? अर्ज की वर्ब है वॉज, अर्ज का मतलब होता है डिज़ायर, यर्निंग, किसी काम को लेकर के आपकी इच्छा, है ना। नेशंस की वर्ब है इम्पोज्ड। रिफ्लेक्सिव मतलब समथिंग कमिंग आउट ऑफ योर रिफ्लेक्सेस, नेचुरल। मैंने आपको मारा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल चीज़ों को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। थ्रो इनटू रिलीफ, ये आपको बता दिया, ईडियम होता है किसी चीज़ को नोटिसेबल बनाना। वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरियाँ, वीकनेसेस, ससेप्टेबिलिटीज, डिफेंसलेसनेसेस। चलिए आगे बढ़े। ये इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, देखो आ गया ना नीचे, इन अ बिट टू आ गया ना, इसके बाद में भी प्रोटेक्ट आ रहा है, तो एक दूसरे के सिनोनिम ही है सारे के सारे। चलो, एंड आयरॉनिकली इवन एज इंडिया सॉट टू प्रमोट आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंस, द पैंडेमिक ऑल्सो डिप्रेस्ड डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड, ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। कह रहा है और आयरॉनिकली बात ये भी है, आयरॉनिकली मतलब हास्यास्पद बात है ये, है ना, अपने आप में आयरनी से भरी हुई है। कह रहा है विरोधाभास की बात यह है कि जैसे एक तरफ इंडिया ने सॉर्ट किया, इवन एज का मतलब होता है एक तरफ जबकि, एक तरफ जबकि, एक तरफ जबकि इंडिया ने कोशिश किया कि वो प्रमोट करे सेल्फ रिलायंस को या आत्मनिर्भरता को। कह रहे पेंडेमिक ने साथ ही साथ डिप्रेस भी कर दिया डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड को, हमारी घरेलू की कंजम्पशन डिमांड को। और कैसे किया भाई? नीचे खींचते हुए, ड्रैग डाउन करते हुए, नीचे गिराते हुए ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट को। तो इंडिया चाहता था कि आत्मनिर्भर रहें, सेल्फ रिलायंस रहें, यहीं पे बनाएं, यहीं पे बेचें और यहीं पे खा लें, है ना, बाहर वाले से कोई चक्कर ही ना हो। लेकिन पैंडेमिक के बाद पता लगा यहाँ पे बनाना तो मुश्किल है ही, बेचना भी मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी है या लोग खर्चना नहीं चाहते। तो सेल्फ रिलायंस जो है एक मिथ की तरह सामने आया है। आप खुद बना करके, खुद को बेच करके, खुद ही कमा के खुद नहीं खा सकते हो, है ना। इंडिया की वो है सोच, पैंडेमिक की वो है डिप्रेस्ड। ड्रैग डाउन करना मतलब नीचे की तरफ खींचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड हैव रिबाउंडेड स्ट्रांगली विद ग्रोथ आउटपेसिंग इवन द प्री पैंडेमिक लेवल्स। कह रहा अब इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना, जो निर्यात है दूसरे हाथ की तरफ, ऑन द अदर हैंड, कह रहा हुआ क्या, वो रिबाउंड कर चुके हैं बहुत तेजी से आगे, मतलब बाउंस बैक कर चुके हैं। रिबाउंड जानते हैं ना, किसी चीज़ का गिर करके फिर से तेजी के साथ खड़ा होना। तो दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स जो है तेजी से बाउंस बैक किए हैं। और कैसे? ग्रोथ के आउटपेस करने के साथ ही, पीछे छोड़ने के साथ ही, यहाँ तक कि पैंडेमिक से पहले के लेवल्स को। तो एक्सपोर्ट्स जो है बहुत तेजी से हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं। पेस मतलब रफ्तार, आउटपेस मतलब रफ्तार में पीछे छोड़ना, है ना, किसी चीज़ को पीछे छोड़ना। एक्सपोर्ट्स की वो हैव रिबाउंडेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बढ़े आगे। कह रहा इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप दैट the government's renewed push to negotiate its bilateral free trade agreements is a welcome change. In the TAC and signals that India is keener to strengthen trade ties with individual partner countries on equitable terms, rather than be tied into multilateral pacts that do not necessarily address its key concerns. कह रहा है इसी बैकड्रॉप में, इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप, इसी जो है परिदृश्य में, इसी बैकग्राउंड में हुआ क्या, दैट वो हुआ ये कि गवर्नमेंट का जो फिर से नया जो रिन्यूड पुश है, जो नया पुश है, और जो है निगोशिएट करने का इसके बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को, कह रहा है वो एक वेलकम चेंज है इसके रास्ते में, इसके टैक में, इसकी अप्रोच में। टैक मतलब आपका अप्रोच या आपका रास्ता। और कह रहा है ये रिन्यूड पुश जो है ना, ये नया जो पुश है, ये सिग्नल भी करता है कि इंडिया तैयार है, कीनर है बहुत ज़्यादा कि वो स्ट्रेंथन करे, मजबूत बनाए अपने व्यापारिक रिश्तों को इंडिविजुअल पार्टनर कंट्रीज़ के साथ में, जापान के साथ में, यूएई के साथ में, कोरिया के साथ में। और कैसे? बराबरी की टर्म्स पे, एक्विटेबल टर्म्स पे, ऐसी टर्म्स हो जिसमें दोनों को बराबर फ़ायदा होता हो, है ना। और किसके बजाय? बजाय बंधे रहने के, बी टाइड होने के, और किस में? मल्टीलेटरल पैक्ट्स में। जो ऐसे पैक्ट्स होते हैं, कई उसमें कंट्रीज उसमें जो होती हैं मल्टीलेटरल होते हैं, वो जो कि नेसेसरली एड्रेस नहीं करते हैं, संबोधित नहीं करते हैं हमारे की कंसर्न्स को, मेन जो है चिंताओं को। आया समझ में? तो इसी बैकड्रॉप को देखते हुए इंडिया ने यही सोचा है, गवर्नमेंट का यही पुश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें एक एक कंट्री के साथ इंडिविजुअली,
है ना, ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्वॉल्व ना करें एक एग्रीमेंट में, बस दो ही हों, एक इंडिया हो एक दूसरा हो सामने वाला। और ये बिल्कुल वेलकम चेंज है, वेलकम करने लायक रास्ता है, मतलब बदलाव है हमारे अप्रोच के अंदर, चेंज के अंदर जो है टैग के अंदर। और ये सिग्नल भी यही करता है कि इंडिया जो है ऐसे इंडिविजुअल पार्टनर्स के साथ में इक्विटेबल टर्म्स वाले पैक्ट्स बनाएगा, बजाय बंधे रहने के मल्टीलेटरल पैक्ट्स के जो ज़्यादा फायदा इंडिया को नहीं करते हैं। इट की वर्ब है इज़, पुश की वर्ब है इज़, पुश की दूसरी वर्ब है सिग्नल्स। पुश इज़ वेलकम एंड पुश इज़ पुश सिग्नल्स। इंडिया की वर्ब है इज़। कीन मतलब तैयार, रेडी। चलिए, रादर देन मतलब बजाय में। टैक मतलब रास्ता या अप्रोच, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। दैट की वर्ब है डू नॉट एड्रेस। इक्विटेबल मतलब बराबरी का। इंडिया इज कीनर टू स्ट्रेंथन एंड इंडिया इज कीनर टू बी टाइट, है ना, टू स्ट्रेंथन एंड टू बी टाइट, ऐसे दोनों इन्फिनेटिव एक्टिव और पैसिव जुड़े हुए हैं कीनर के साथ में। चलो, पूरा पोस्टमार्टम हो गया सेंटेंस का। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा दैट द अकॉर्ड was finalized in less than 6 months' time from the start of negotiations in September is a testimony to the strength of the bilateral ties and the recognition that there is more to gain from a deepening of the relationship. कह रहा है ये बात की, दैट ये बात की। अच्छा, कौन सी बात भाई? कि ये जो अकॉर्ड है ना, ये जो पैक्ट है, ये फाइनलाइज किया गया था 6 महीने से कम के वक्त में। और कब से? ये 6 महीने हमने गिने हैं स्टार्ट से, शुरुआत से नेगोशिएशन की, बातचीत की जो हुई है सितंबर में। कह रहे ये बात की कि 6 महीने में सारी काम जो कार्रवाई इन्होंने कर डाली। कह रहे ये बात जो है ना, इज़, ये है एक टेस्टिमनी, एक प्रूफ, एक सबूत। और किस चीज़ का भाई? उस स्ट्रेंथ का, उस मजबूती का जो है बायलैटरल रिश्तों की, और उस रिकॉग्निशन का, इस पहचान का, दैट वो ये कि हमारे पास बहुत कुछ है पाने के लिए, देयर इज़ मोर टू गेन। और किससे? एक गहराती हुई रिलेशनशिप से, मजबूत बनते हुए टाइज से। 6 महीने में जब सारा काम हो गया ना, इसको देख के ये लगता है इंडिया और यूएई दोनों ही इस पैक्ट के लिए तैयार थे। 6 महीने के अंदर दोनों ने पूरा जो है एग्रीमेंट साइन कर डाला। लगता है कि रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले वक्त में। दैट की वर्ब है इज, अकॉर्ड की वर्ब है वॉज फाइनलाइज पैसिव वॉइस में। यहाँ पे प्लूरल का पजेसिव बना हुआ है, मंथ्स का पजेसिव बना हुआ है ना, इसलिए अपोस्ट्रोफी आप देख रहे हो। टेस्टिमनी टू या प्रूफ या एविडेंस ऑफ एक ही बात है। इंडियाज राइजिंग जीडीपी इज अ टेस्टिमनी टू इट्स इकोनॉमिक माइट। इंडिया की बढ़ती हुई जीडीपी एक प्रूफ है, एक टेस्टिमनी है, एक प्रमाण है इसकी आर्थिक ताकत का। तो टेस्टिमनी टू इट्स इकोनॉमिक माइट या प्रूफ ऑफ या एविडेंस ऑफ इट्स इकोनॉमिक माइट एक ही बात है। फिक्स प्रपोजिशन है इनके बाद में, दोनों वर्ब्स के बाद में, दोनों नाउन्स के बाद में। चलिए आगे बढ़े। कह रहा था यूएई इज ऑलरेडी इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड इन 1920 वैल्यूड एट $59 बिलियन। यूएई इंडिया का पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और कैसे? बायलैटरल ट्रेड की 1920 में वैल्यू हो जाने के साथ ही जो है $59 बिलियन पे। तो ऑलरेडी हमारी रिश्ता जो है बड़ा मजबूत है। तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है यूएई हमारा ऑलरेडी है। यूएई की वर्ब है इस। कह रहा while India's exports amounted to about 29 billion in the pre-pandemic fiscal year ended March 2020, the UAE supplied India with 10.9 billion worth of crude oil in that period and counts New Delhi as its second largest trading partner. कह रहे जहाँ इंडिया के एक्सपोर्ट्स हुए हैं, अमाउंट टू हुए हैं, अमाउंट टू होना मतलब इक्वल टू होना, जहाँ इंडिया के एक्सपोर्ट्स बराबर थे उन $29 बिलियन के प्री पैंडमिक फिजिकल ईयर में। 59 में से 29 तो हम इनको एक्सपोर्ट्स करते थे, पैंडमिक से 1 साल पहले की बात है ना, जो मार्च 2020 की बात हम कर रहे हैं। वहीं पे यूएई सप्लाई करता था $10.9 बिलियन का क्रूड ऑयल इंडिया को उसी पीरियड के दौरान। और न्यू दिल्ली काउंट भी करता है नई दिल्ली को, यूएई जो काउंट भी करता है नई दिल्ली को, इंडिया को अपना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए के बाद। आगे समझ में? तो $59 बिलियन का ब्रेकअप इन्होंने दे दिया है। इतना हम करते थे, इतना वो करते थे, और थोड़ा बहुत इधर उधर और भी होगा। एक्सपोर्ट्स की वर्ब है अमाउंटेड, यूएई की वर्ब है सप्लाइड, और यूएई की दूसरी वर्ब है काउंट्स। सप्लाई करता था और आज भी काउंट करता है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर मैं आपको करवा देता हूँ, सप्लाई और प्रोवाइड, इसके साथ में विद कब लगाना है कब नहीं लगाना, ठीक है? बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है। जब भी किसी को कुछ सप्लाई या प्रोवाइड करें तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोवाइड समथिंग टू समवन या प्रोवाइड समवन विद समथिंग। देखना ध्यान से, बिल्कुल आसान सी बात है, एक बार में समझ में आ जाएगी। प्रोवाइड समथिंग टू समवन वो भी ठीक है, और प्रोवाइड समवन विद समथिंग वो भी ठीक है। लोकल्स डिसाइडेड टू प्रोवाइड बेसिक सप्लाईज टू रेफ्यूजीज।
लोकल्स ने सोचा, डिसाइड किया कि हम देंगे बेसिक सप्लाई, रोटी कपड़ा, है ना, और किसको, रेफ्यूजीज को, बाहर से आने वालों को। तो प्रोवाइड बेसिक सप्लाईज टू रेफ्यूजीज, बिल ये भी ठीक है। और चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे इसको निकाल दो और इसको भी निकाल दो और यहाँ लिख दो इसको ऐसे, ठीक है, इस टू की जगह पे यहाँ पे लिख दो विद। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। लोकल्स डिसाइडेड टू प्रोवाइड रेफ्यूजीज विद बेसिक सप्लाईज। ये प्रोवाइड और सप्लाई दोनों वर्ब्स ऐसे ही चलती हैं, दोनों फॉर्म्स बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें हैं ना, इसलिए आना चाहिए आपको कि कौन सी वर्ब कैसे कैसे चल सकती है। कह रहा था द टू पार्टनर्स नाउ एम टू लेवरेज द फ्री ट्रेड डील टू लिफ्ट बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड टू $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years। अब दोनों पार्टनर्स अब एम करते हैं, उनका एक ही मकसद है कि लेवरेज करें, एडवांटेज लें, और किसकी, फ्री ट्रेड डील की। लेवरेज लेना मतलब एडवांटेज लेना, और किस लिए भाई, लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए आपसी मर्चेंडाइज ट्रेड को, गुड्स के ट्रेड को, और कहाँ तक, $100 बिलियन तक अगले 5 सालों में। तो अब हमारा दोनों का यही एम है, टारगेट है कंट्रीज़ का। मर्चेंडाइज ट्रेड वो होता है जिसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती, ऐसा ट्रेड जिसमें चीज़ों का आदान प्रदान हो, है ना, सर्विसेज का नहीं, सामान का, मर्चेंडाइज ट्रेड। लेवरेज करना, फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना। कह रहा वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ कंसेशंस ऑन बोथ साइड्स इज येट टू बी स्पेल्ड आउट, India has made it clear that a range of exports including textiles and jewelry are set to benefit from a zero duty regime once the code is formally operationalized by May। कह रहा है ये जो कोड हुआ है ना, जहाँ पे इसका जो फाइन प्रिंट है, बिल्कुल साफ साफ प्रिंट जो है टैरिफ की कंसेशंस का, टैक्स में छूट का, और कहाँ, दोनों साइड्स पे। कह रहा है वो अभी भी बाकी है स्पेल्ड आउट होना। स्पेल आउट करना मतलब किसी चीज़ को क्लियर टर्म्स में बताना। कह रहे फाइन प्रिंट को क्लियर टर्म्स में बताया जाना जहां अभी भी बाकी है ना, ये अभी भी पेंडिंग है। वही हुआ क्या, इंडिया ने बात साफ कर दी है। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट वो ये की कि काफ़ी सारे रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स, है ना, काफ़ी सारी तरह के जो एक्सपोर्ट्स हैं, रेंज हैं जो, जिसमें शामिल है टेक्सटाइल्स, कपड़ा, और ज्वेलरी, है ना, ये दोनों चीज़ें जिसमें शामिल है। कह रहे ये रेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है ना, ये सेट हैं, ये तैयार हैं बेनिफिट करने को एक जीरो ड्यूटी रिजीम से, जीरो टैक्स के जो है सिस्टम से। और कब, एक बार जब अकॉर्ड जो है, जब ये जो पैक्ट है ये फॉर्मली ऑपरेशनलाइज हो जाता है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है इसका मई तक इसी साल के। तो अभी तक दोनों कंट्रीज़ ने कोई टैक्स की छूट को अनाउंस किया नहीं है, फाइन प्रिंट बनाया नहीं है कि किस पे कितना छूट हम देंगे टैक्स लगा करके, है ना, कम टैक्स लगाएंगे। वहीं इंडिया ने ये बोल दिया है कि हम तो इन सारी चीज़ों को जो है ना टैक्स की छूट में डालने वाले हैं और जीरो ड्यूटी रिजीम बनाएंगे जैसे ही मई के अंदर शुरू होगा ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होगा। फाइन प्रिंट इसकी वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है हैज़ मेड, रेंज की वर्ब है आर, रेंज के बाद में एक्सपोर्ट्स आ रहा है, एक्सपोर्ट्स के हिसाब से रेंज की वर्ब को लगाया गया है। अकॉर्ड की वर्ब है इज ऑपरेशनलाइज्ड, है ना, फ्यूचर टेंस बात हो रही है यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है इंडेफिनिट टेंस को लगा के। रेजीम का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम। ज्वेलरी नाम के वर्ड को देख के कुछ याद आता है आपको? ज्वेलरी नाम के वर्ड को देख करके कोई ग्रामर रूल बता सकते हो मुझे? चलो, ट्रिगर वर्ड है, आना चाहिए आपके दिमाग में, अगर नहीं आया तो गलत बात है। ये सारे वो नाउन्स हैं जो कि देखने में लगते हैं काउंटेबल हैं लेकिन एक्चुअल में अनकाउंटेबल है, ठीक है। ज्वेलरी इन्हीं में से एक नाउन है। ज्वेलरी के बाद में कभी भी आप ज्वेलरी को काउंट नहीं करते हो आप। दिस ज्वेलरी इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये गलत है ना, मतलब ये तो सही है, मान लो ये लिखा होता दीज ज्वेलरीज आर रियली ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो जाता है। ज्वेलरी को काउंट नहीं कर सकते हो तो आप इसको सिंगुलर बनाएंगे, ज्वेलरी लिखेंगे, और इसके लिए हमेशा सिंगुलर ही एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा। ये सारे नाउन्स वही हैं, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, ग्लास, न्यूज़, क्लॉथ। अगर काउंट करना हो तो पीसीज ऑफ, इनके आगे लगा दें पीसीज ऑफ, है ना, 2 पीसीज ऑफ ब्रेड, एस नहीं लगाना। चलो, बार बार करवा रहा हूँ, गलती मत करके आना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है टू वे इन्वेस्टमेंट फ्लोस and remittances a major source of foreign exchange earnings for India, given the large Indian workforce in the UAE are also expected to receive a fillip। कह रहे 2 वे इन्वेस्टमेंट फ्लो जो हैं, 2 वे, यहाँ से हमने इन्वेस्टमेंट, वहाँ से उनकी इन्वेस्टमेंट। कह रहे 2 वे जो फ्लो है ना इन्वेस्टमेंट का, और जो रेमिटेंसेज है, रेमिटेंस का मतलब होता है हमारे यहाँ से लोग जो यूएई में जाते हैं और जो पैसा यहाँ पे भेजते हैं,
ओवरसीज डिपॉजिट्स को बोलते हैं रेमिटेंस, वहाँ से किसी इंडियन ने अपनी फैमिली को पैसा जमा किया। कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लोज और वहाँ से आने वाला पैसा, कह रहे ये जो कि प्रेविडेंस एक मेजर सोर्स भी है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का इंडिया के लिए, देखते हुए इंडिया की लार्ज वर्कफोर्स को यूएई के अंदर। कह रहे ये दोनों चीज़ें आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड हैं कि इनको रिसीव होगा एक फिलिप, एक छोटा सा इंकरेजमेंट। आया समझ में? इस एफटीए से इन दोनों चीज़ों के अंदर भी आप थोड़ा सा बाउंस बैक देखेंगे। फ्लोज एंड रेमिटेंसेस की वो आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस में। फिलिप मतलब अशॉर्ट इन आर्म है ना, एनकरेजमेंट, बूस्ट, सकर, फिलिप किसी चीज़ में छोटा सा रिलीफ। चलिए सिंपल सेंटेंस था, लास्ट है कर विद मल्टीपल ऑर्डर्स other FTAs in the pipeline, India has a fresh opportunity to reset its trade ties with the international community one accord at a time। कह रहे से के साथ ही विद और बहुत सारे मल्टीपल दूसरे FTAs के पाइपलाइन में होने के साथ ही, जब कोई चीज़ पाइपलाइन में होती है तो अंडर डेवलपमेंट होती है। आपने पाइप में कोई चीज़ डाल दी है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाएगी, तो जब तक वो पाइपलाइन में है ना तो प्रोसेस कर रही है, वो दूसरी जगह पे पहुंची नहीं है लेकिन पहली जगह से निकल चुकी है। तो कह रहा है ऐसे ही कई सारे एफटीएस के अंडर डेवलपमेंट के होने के साथ ही शुरू तो हो चुकी है उनकी प्रोसेस लेकिन पूरी नहीं हुई है। कह रहे इंडिया के पास एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, नया मौका है कि ये रीसेट करे, ये फिर से शुरुआत करे व्यापारिक रिश्तों की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में, एक अकॉर्ड एक टाइम पे एक एक करके सबसे बातचीत करना शुरू करे, वन अकॉर्ड एट ए टाइम। इंडिया की वर्ब हैज़ इन द पाइपलाइन अंडर डेवलपमेंट ऑन गोइंग, जो भी जारी हो। सिंपल आर्टिकल है, पूरा हो गया यहाँ पे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगते हैं ऐसे मुझे तो, है ना, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाए और जियोपॉलिटिक्स भी आ जाए। आज का क्विज है अपना, सिंपल सा क्विज है, कुछ भी नहीं है आज, ना आर्टिकल में दम है ना क्विज में दम है। मेरे हिसाब से सबके 6 में से एटलीस्ट 5 तो आना ही चाहिए। थ्रो समथिंग इनटू अ शार्प रिलीफ अच्छे से करवा चुका हूँ, अगर सो नहीं रहे थे तो अच्छे से अभी 1 सेकंड में बता दोगे आप चारों में से कौन सा ऑप्शन था, है ना। अच्छे से अपने ने इसको जो है ईडीएम को डिस्कस किया है ड्यूरिंग द क्लास। इसमें 2 एरर्स को निकालना है सेकंड वाले में, अब मैं बता दूंगा ना तो देखते ही निकाल दोगे आप। आज मैं आपको हिंट नहीं देता हूँ, अपने आप से निकालो, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है वहाँ से मैच करो। 2 एरर्स इसमें आपको मिलेंगी। ये क्लोज टेस्ट है। कंसीडर वर्ब के बाद में कौन सी वर्ब यूज़ करोगे यहाँ पे आपको चूज़ करना है। इन ऑर्डर टू के बाद में कैसे वर्ब को लगाया जाता है, विद अ व्यू टू, इन ऑर्डर टू, है ना, कैसे काम करते हैं ये चूज़ करना है। और थर्ड में आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड्स यहाँ पे बिल्कुल सेट बैठ रहा है, टैसिट, टेलविंड, फिलिप या ससेप्टेबल। कोशिश करो, बड़ा आसान सा क्विज है। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में इसके आंसर्स हैं। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। अगर हो सके तो समराइज करो इस आर्टिकल को 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर। समरी लिखने से आपकी जो है राइटिंग स्किल्स अच्छी बनती हैं। एक और चीज़, शाम को 9:30 बजे खबरी लाइव है, ज़रूर से आएँ, कुछ बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं आप मुझे ऐप के अंदर से ही, है ना। तो सब लोग अपनी बात सुनेंगे, आपका क्वेश्चन सुनेंगे। इस तरीके से आधे घंटे का लाइव है, ज़रूर से ज्वाइन करना। ऐप का लिंक भी कमेंट्स में डाल रहा हूँ। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।